Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about लीज। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने लीज के बारे में बहुत कुछ देख रखा है। हमारी टोटल 4 वीडियो रिलीज हो चुकी है, ये 5वां वीडियो है लीज पे। प्रीवियस पार्ट में हमने इसके पहले वीडियो में देखा था इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होता था? जब फर्स्ट टाइम लीज कॉन्ट्रैक्ट करते थे उस समय हम कैसे लीज को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कवर अंडर इनिशियल रिकॉग्निशन। एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ लीज वुड बी रिकॉर्डेड सब्सिक्वेंटली, इट इज discuss under subsequent recognition. Now we will discuss about remeasurement. If any terms of contract is changed, then remeasurement is to be done. Then how it is to be done, it would be discussed under the heading remeasurement of the lease liability. And subsequently we will discuss if any modification is done, then how accounting is done for such modification, what is the meaning of modification. This topic would be discussed today. Let us start. What is the meaning of remeasurement? रीमेजरमेंट किन किन कारणों से हो सकता है? रीमेजरमेंट के कारण जो हो सकते हैं बेटे, वो हो सकता है या तो लीज टर्म में कोई बदलाव आ गया हो। लीज टर्म में बदलाव कैसे आएगा? या तो लीज टर्म एक्सटेंड हो गया हो ड्यू टू रिन्यूअल ऑप्शन, या अर्ली टर्मिनेट हो गया हो, लीज को पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया हो। जो मान लिया जाए 10 साल की अवधि थी फर्स्ट लीज कि उसे हम 5 साल में टर्मिनेट कर दिया जाए, या 10 साल की अवधि उसे अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया हो, तो इसे हम लीज टर्म में चेंज करेंगे। या पहले परचेज ऑप्शन नहीं था, हमने अब परचेज ऑप्शन दे दिया, या परचेज ऑप्शन पहले एक्सरसाइज नहीं करना था, अब परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। या कोई चेंज आता है, चेंज इन गारंटी रेजिडुअल वैल्यू में, जो रेजिडुअल वैल्यू जो लेसी एक्सपेक्ट करता है कि रेजिडुअल वैल्यू मिलेगा जो गारंटी देता है, उसमें कोई चेंज आ जाए, या चेंज इन सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इंक्रीमेंटल रेट में कोई चेंज आ जाता है। इन चेंज की वजह से हमें लीज कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रीमेजर करना पड़ता है, क्योंकि उसके इम्पैक्ट क्या होगा फिनेंशियल स्टेट पर, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो सके, इसके कारण हमें लीज कॉन्ट्रैक्ट को रीमेजर करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रीमेजरमेंट। नाउ वी विल डिस्कस how remeasurement is done. Remeasurement takes place if remeasurement takes place due to change in lease term और purchase option। अगर इन दो कारणों से रीमेजरमेंट करना पड़ रहा है, कौन कौन से दो कारण बेटे? या तो टर्म में कोई चेंज आ गया है, या परचेज ऑप्शन में कोई चेंज आ गया है। इफ रीमेजरमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन लीज टर्म या परचेज ऑप्शन, देन these regions shall have significant impact। इसका significant impact होगा on lease payment due to which discount rate will be revised on such date। अगर लीज टर्म में कोई बदलाव आया है या परचेज ऑप्शन में कोई बदलाव आया है, तो इसका हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लीज टर्म में ही बढ़ गया, उससे हमारी लीज लायबिलिटी बढ़ जाएगी, या लीज टर्म कम हो गई तो उससे हमारी लीज लायबिलिटी कम हो जाएगी। कॉरस्पॉन्डली एसेट्स की फिगर, आरओयू की फिगर, राइट ऑफ यूज की फिगर चेंज हो जाएगी। अर्ली टर्मिनेशन करते हैं उससे हमारी फिनेंशियल स्टेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। या राइट टू परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे फिनेंशियल स्टेट में सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इन दो रीजन से, जैसे कोई गारंटी वैल्यू में, रेजिडुअल गारंटी वैल्यू में कोई चेंज आ जाए, या फिर सीपीआई रेट में चेंज आया है, या इंक्रीमेंटल रेट में कोई चेंज आता है, तो इससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। बट पहले दो रीजन से अगर कोई चेंज होता है तो उसका हमारे फिनेंशियल स्टेट पे काफ़ी सब्सटेंशियल प्रभाव पड़ता है। इफ रीमेजरमेंट इन लायबिलिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन जीआरबी और सीपीआई, देन दीज चेंजेस शैल नॉट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लीज पेमेंट ड्यू टू विच वी कैन यूज ओरिजिनल डिस्काउंट रेट विदाउट एनी चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीमेजरमेंट अब कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट की डेट है, ये इमेस्केल डायग्राम है, इस डेट पे हमने लीज एग्रीमेंट किया था। आगे जाकर हमने
इस डेट पे रीमेजरमेंट करना चालू कर दिया। मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट का डेट एक्सटेंड कर दिया, तो इस डेट पे हमें रीमेजरमेंट करना है। तो फर्स्ट टाइम जो हमने रिकॉग्निशन किया होगा, हमने इस पीरियड से इस पीरियड टोटल पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट के लीज पेमेंट की वैल्यू हमने ज्ञात करी होगी, फाइंड आउट किया होगा, तो उस वैल्यू को हम यहाँ नोट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एज पर ओल्ड टर्म्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो कि कैरिंग अमाउंट होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी इन द बुक्स एज पर ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंग जो हमने हमारा लीज लायबिलिटी बुक्स में आ रहा होगा उसकी वैल्यू को नोट करेंगे। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एज पर न्यू टर्म्स, जो न्यू टर्म्स इस डेट पे हमने किया है, न्यू टर्म्स जो किया उसके प्रेजेंट वैल्यू और टर्म्स में कितना लायबिलिटी का फिगर आ रहा है उसकी वैल्यू को यहाँ नोट करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस हमारा उससे हमारा एसेट और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर इससे हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो जाता है तो ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट ये एंट्री करेंगे। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो जाता है तो लेसर अकाउंट डेबिट टू ROU अकाउंट। तो हमने क्या क्या रीमेजरमेंट के लिए हमने क्या क्या सिंपल बात है बेटे, हमने रीमेजरमेंट की डेट पे क्या करना है, फिर से वैल्यू निकालना है। रीमेजरमेंट डेट पे हमने वैल्यू निकाली कि आगे हमारे इस डेट से इस डेट की कितनी लायबिलिटी है, ये एज पर न्यू टर्म्स निकाला। फिर इस डेट से इस डेट पर ओल्ड टर्म्स के हिसाब से कितनी वैल्यू होगी, इन दोनों का जो अंतर होगा उससे हमारे एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड रीमेजरमेंट। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं फॉर योर बेटर क्लैरिटी। क्वेश्चन नंबर 32 स्टडी मटेरियल का है बेटे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सो वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन 32, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन 32। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 32। हाँ, ये रहा क्वेश्चन 32। ये क्वेश्चन इज अबाउट रीमेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी विथ वेरिएबल लीज पेमेंट। लीज लायबिलिटी को रीमेजरमेंट करना है, कैसे करेंगे उसकी चर्चा हम यहाँ अब करने वाले हैं। एंटिटी W एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज ऑफ रिटेल स्टोर विथ एंटिटी J। एंटिटी W और J में लीज एग्रीमेंट हो गया 1/1/2001 को। द इनिशियल टर्म ऑफ लीज इज 5 ईयर। इनिशियल टर्म जो है लीज 5 ईयर्स का है विथ रिन्यूअल ऑप्शन 3 ईयर्स का रिन्यूअल ऑप्शन के साथ। द एनुअल लीज पेमेंट इनिशियल टर्म का कितना है, 1 लाख है और 1,10,000 है सब्सिक्वेंट। मतलब कि इनिशियल टर्म 5 ईयर्स का है, अगर रिन्यूअल होता है तो 3 साल का रिन्यूअल होगा। इस डेट पे 1 लाख रुपया देना है, इस डेट पे 1,10,000 रुपये का लीज पेमेंट जाएगा एनुअली। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। द एनुअल लीज पेमेंट विल इंक्रीज बेस्ड ऑन एनुअल इंक्रीज इन CPI। कह रहा है कि इस 1 लाख रुपये के एनुअल लीज पेमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ CPI रेट के बेसिस पे इंक्रीज, अगर CPI इंक्रीज होता है तो इस 1 लाख के फिगर में भी इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग ईयर। ये जो इंक्रीज डिक्रीज होगा ये अगर हम 1/1/2000 को 1 जनवरी को करते हैं तो उसकी वैल्यू जो इंक्रीज डिक्रीज होगी वह दिसंबर के बेसिस पर होगी। इसका क्या मतलब है, ओपनिंग डेट पे हमारा चेंज होने जा रहा है। एंटिटी W इंक्रीमेंटल वैल्यू जो रेट दे रखा है वो 5% दे रहा है और 6% दे रहा है। 5% इंसेप्शन डेट का है और सब्सिक्वेंट डेट पे इंक्रीमेंटल डेट पे ये रेट कितना हो गया, ये 6% हो गया।
1/4/2004 को ये रेट 6% हो गया। पहले ये 120 था CPI, अब ये 125 हो गया। At the lease commencement date, NTT W not have significant economic incentive to exercise it. In the first quarter 2004, NTT W install unique lease improvement, लीज एसेट्स में कोई इम्प्रूवमेंट किया है। मान लो कि एक फ्लोर और डाल दिया है उसने into retail estate with an estimated 5-year economy, जिसकी लाइफ 5 साल है। NTTW determined that it would recover only if exercise renewal option. renewal option एक्सरसाइज करेगा तभी उसको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्रिएटिंग ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव टू एक्सटेंड इज NTTW रिक्वायर्ड टू रीमेजर। आपको ये पता करना है कि रीमेजर करना है। रीमेजर क्यों करना है? क्योंकि ये राइट टू अवेल परचेज ऑप्शन यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो राइट टू अवेल परचेज ऑप्शन मिलने जा रहा है, तो इसके कारण हमें रीमेजर करना पड़ेगा। जैसा कि अभी डिस्कस किया गया, अगर परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है तो उस केस में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। ऐसे केसेस में हमें रीमेजर करना पड़ेगा। सिंस NTTW is now reasonably certain that it will exercise renewal option। सर्टेन क्यों है? क्योंकि एक्सरसाइज करेगा लीज ऑप्शन, रिन्यूअल ऑप्शन, तभी वो जो खर्च किए हैं इम्प्रूवमेंट पे, जो खर्च किए लीज एसेट के, तभी उसे वो मिलेगा। इट इज रिक्वायर्ड टू रीमेजर द लीज इन द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है। NTTW इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कितना है? 6% है। पहले ये कितना था? 5% था, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था। कॉन्ट्रैक्ट डेट पे 5% था, बाद में ये 6% हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। CPI पहले 120 था, अभी 125 हो गया। तो हमें निकालना है ROU निकालना है कॉन्ट्रैक्ट डेट पे और मेजरमेंट डेट पे। लीज का पीरियड कितना हो गया दोस्तों? लीज का पीरियड जो है टोटल ये कितने साल का था लीज? टोटल ये हमारा 5 साल का था। 5 साल का ये लीज था। अब हमने तीसरे साल के अंत में ही रीमेजरमेंट करना चालू कर दिया, तो 2 साल ये बच गया और हमारे एसेट की इकोनॉमिक वैल्यू 5 साल है। तो टोटल लाइफ कितनी हो गई? 2 + 3 = 5 साल। तो 5 ईयर कितना हो गया? 2 ईयर रिमेनिंग इन द इनिशियल टर्म प्लस 3 ईयर इन द रिन्यूअल पीरियड। टोटल 5 ईयर्स की लाइफ स्पैन हो गई। To remeasure the lease liability, NTTW would first calculate present value of the future lease payment for new lease term using the updated discount rate. The following table shows। अब हमें क्या करना है बेटे कि लीज लायबिलिटी निकालना है। लीज लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? आइए हम आपको बताते हैं लीज लायबिलिटी कैसे निकलेगा। अब हमें इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करें? इनिशियल रिकॉग्निशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट विदाउट रिन्यूअल ऑप्शन। रिन्यूअल ऑप्शन के बिना प्रेजेंट वैल्यू कितना था वो इनिशियल रिकॉग्निशन का पार्ट है। तो हम कैसे करेंगे? हर साल हमारी रेंट कितनी जा रही? 1 लाख रुपये रेंट जा रही है। हर साल की 1 लाख रुपये रेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना हमारा? पहले ये 5% था, तो 5% की दर से ये प्रेजेंट वैल्यू है। ये 1 इसलिए है कि हमें ईयर के बिगिनिंग पे हमें ये चेंज करना है। ठीक है, इसलिए ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 है। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई। जब इसका सम टोटल निकाला तो ये वैल्यू आ गई। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इनिशियल डेट पे, रिकॉग्निशन डेट पे ये आ गई। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। टोटल जो 5 साल में हमारा पेमेंट जाएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट पे, मतलब कितने? 2, 3, 4, 5 लाख का आज के डेट पे वैल्यू हो गया 4,54,600। यही हमारा लायबिलिटी हो गया, यही हमारा एसेट हो गया। तो ROU हमारा निकल के आया 4,54,600 और लेसर की लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी कितनी आ गई? 4,54,600 लीज लायबिलिटी 4 लाख, जिसे हमने रिकॉर्ड कर दिया ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट बीइंग इनिशियल रिकॉग्निशन मेड। और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे एसेट में और इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लायबिलिटी में। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे
पहले हमने ईयर के बिगिनिंग पे हमने पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट को लेस करके उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। ठीक है, फिर हमने इस पर इंटरेस्ट ऐड किया, इंटरेस्ट हमने ऐड किया, पेमेंट लेस किया, हमारा रिमेनिंग वैल्यू आ गया क्लोजिंग बैलेंस। फिर हमने ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट ऐड किया, पेमेंट लेस किया, लीज पेमेंट जो 1 लाख एनुअली पे करते उसे लेस किया, तो हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जो कि फोर्थ ईयर का ओपनिंग हुआ। सिमिलरली हमने हर साल डिप्रिसिएशन निकाला। 4,54,600 को 5 साल का यूजफुल लाइफ मानते हुए हर साल एनुअली डिप्रिसिएशन 90,920 रुपया आ गया। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर के एंड पे आ गया। थर्ड ईयर के एंड पे हमने हमारा ROU का वैल्यू निकल गया और लायबिलिटी का वैल्यू निकल के आ गया। थर्ड ईयर के एंड में हमारी ROU की वैल्यू निकल के आ गई और लायबिलिटी की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें स्टेप 2 में क्या करना है, रीमेजरमेंट करना है। रीमेजरमेंट कैसे करेंगे? रीमेजरमेंट के लिए सिंपल है बेटे, थर्ड ईयर पे दैट इज फोर्थ ईयर के ओपनिंग में हमें फिर से अपनी टोटल लीज लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, कितनी लायबिलिटी है। तो फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में हमें कितना पे करना है, 1,04,000 पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि 4% का इंक्रीज है, क्योंकि CPI रेट 4% का इंक्रीज है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि CPI रेट इंक्रीज हो रहा है। CPI रेट हो रहा है ना इंक्रीज, देखो क्वेश्चन में 5 CPI एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, ये देखो 120 था CPI, अभी 125 हो गया। CPI एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, ये देखो ये CPI 120 था, 125 हो गया। 120 और 125 का डिफरेंस कितना है? 5 है। 5 का ये कितना परसेंट हो गया? 4 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। तो हमने 4 सिंप्लिसिटी के लिए हमने 4% मान लिया। ठीक है, तो 1 लाख का रेंट एनुअली रेंट है, तो हमने 1,04,000 देना थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में 1,04,000 देना है। सर ये फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये सिक्स्थ ईयर में क्या हो जाएगा? हमने सिक्स्थ ईयर से हमारा लीज लायबिलिटी 1,10,000 रुपये हो गए। 1,10,000, उसका 4% बढ़ाना है तो वैल्यू निकल के आएगी ये 1,14,400। ये फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड जाएगी, सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड, और फिफ्थ ईयर तक 1,00,000 रुपये जाएगी विथ 4% इंक्रीज। उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6%, न्यू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये है 6% के रेट से ये आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 4,90,589। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी आ गई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी एट रीमेजरमेंट डेट 4,90,000 आ गई। नई लायबिलिटी ये आ गई। पुरानी लायबिलिटी जो इस डेट पे थी रीमेजरमेंट के डेट पे 1,85,947 है। दोनों का डिफरेंस 3,04,642 हुआ। 3,04,642 से हम एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर देंगे। ROU डेबिट टू लेसर अकाउंट। सिंपल है। आइए फिर से समराइज करते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखो बेटे डायग्राम समझो। ये कॉन्ट्रैक्ट का डेट था, बाद में हमने थर्ड ईयर तक कॉन्ट्रैक्ट चलाया। 3 साल के बाद से हमने कॉन्ट्रैक्ट को चौथे साल से रीमेजर कर दिया। रीमेजर क्यों किया? क्योंकि परचेज ऑप्शन हमने एक्सरसाइज किया। परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करने से हमें रीमेजरमेंट करना पड़ा। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट 5+3 ईयर्स का था, बाद में हमने रीमेजरमेंट कर लिया तो कितना साल का ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पहले का 2 साल बच गया, बाद का 3 साल। 3 साल क्यों? क्योंकि एसेट की लाइफ 5 साल ही है, तो टोटल 5 साल का अभी टर्म बच गया। तो ये हमारा टोटल लीज पीरियड, न्यू लीज पीरियड निकल के आ गया। सबसे पहले हम इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए क्या करना पड़ेगा?
5 साल जो हमारा लीज रेंटल जाएगा 1-1 लाख रुपया हर साल, उसके आज के डेट पे प्रेजेंट वैल्यू कितना है वो निकाला हमने। आज के डेट पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई। उस रेट पे हमने एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर दिया। फिर नए टर्म्स के अकॉर्डिंग आज के डेट पे लीज लायबिलिटी की वैल्यू क्या है वो हमने निकाल ली। इन दोनों का डिफरेंस में ध्यान दीजिए कौन सा फिगर लेना है। फिर जो हमने ओपनिंग लायबिलिटी निकाली थी, इनिशियल रिकॉग्निशन वाली निकाली थी, उसका रीमेजरमेंट के डेट पे वैल्यू निकालना है। ये ध्यान रखिए, ये जो वैल्यू निकालना है रीमेजरमेंट के डेट पे निकालना है। रीमेजरमेंट के डेट पे मतलब जिस डेट पे हमने रीमेजरमेंट किया, मतलब 4th ईयर के बिगिनिंग में, उस डेट पे वैल्यू कितना थी 1,81,840। 1,81,840 को कंपेयर करेंगे, 1,85,947 को कंपेयर करेंगे। ये एसेट लायबिलिटी की फिगर को कंपेयर करेंगे, लायबिलिटी से कंपेयर करेंगे तो ये हमारा फिगर निकल के आएगा। तो जो भी डिफरेंस है वो हमने रिकॉग्नाइज कर लेना है एसेट्स और लायबिलिटी को। ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट है बेटे मॉडिफिकेशन का। तो अभी हमने रीमेजरमेंट पढ़ा। रीमेजरमेंट क्या था? रीमेजरमेंट में कुछ भी वैल्यू चेंज होती है, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होना है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होना है वो कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन है कि आगे इस डेट पे हम परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर मॉडिफिकेशन का है, अगर मॉडिफिकेशन होता है तो ये बिल्कुल न्यू टर्म्स होता है जो कि पहले मेंशन नहीं होता है। दोनों में यही अंतर है। इफ चेंज इन लीज लायबिलिटी टेक प्लेस ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेट पर भी जो कंडीशन दे रखी थी, जो भी कंडीशन उससे के कारण कोई चेंज होता है तो उसके वजह से हमें रीमेजरमेंट करना पड़ता है। रीमेजरमेंट इज ओनली ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, बट मॉडिफिकेशन इज ड्यू टू द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन which were not earlier in the contract, then it will be considered as modification. Modification किस वजह से हो सकता है? मॉडिफिकेशन हो सकता है चेंज इन कंसिडरेशन। पहले 10 लाख रुपए का एनुअली जाता हो, अब 5 लाख का जाएगा, या 11 लाख का हो सकता है जाए एनुअली। स्कोप में चेंज कर दिया हो, एरिया कम कर दिया हो या ज़्यादा कर दिया हो। मान लीजिए पहले 2500 स्क्वायर मीटर का हमने किराए पे ले रखा, अब 5000 स्क्वायर मीटर का किराए पे ले गया, या लीज पीरियड को एक्सटेंड कर दिया हो या अर्ली टर्मिनेट कर दिया हो, तो इन सब वजहों से हमारा जो है मॉडिफिकेशन अराइज हो सकता है, मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट अराइज हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए हम समझते हैं कि मॉडिफिकेशन बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मॉडिफिकेशन जो है वो 2 टाइप का होगा। ये या तो इसे सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, या इट शुड बी ट्रीटेड एज मॉडिफिकेशन टू एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। मॉडिफिकेशन के 2 केस हो गए। मॉडिफिकेशन को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। या तो इसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, मॉडिफिकेशन को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे, या इसे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मान के मॉडिफिकेशन करेंगे। दूसरा केस है जब मॉडिफिकेशन इज कंसिडर्ड एज ए चेंज इन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंज माना जाएगा ड्यू टू सच मॉडिफिकेशन, उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि हमने पार्ट 1 में अभी पढ़ा था, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ऐसा कब होगा? जब हम इंक्रीज इन स्कोप या डिक्रीज इन स्कोप होता है। जब हमारे स्कोप में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या कंसिडरेशन में कोई चेंज होता है तो माना जाएगा कि चेंज इन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है। मॉडिफिकेशन इज कंसिडर्ड एज चेंज इन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? बिकॉज इंक्रीज इन स्कोप प्लस इंक्रीज स्टोन एलोन प्राइस पे नहीं हुआ, जो कि कंडीशन थी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की। क्या कंडीशन थी? स्कोप में इंक्रीज होना चाहिए, स्कोप में इंक्रीज होना चाहिए, और वो भी स्टैंड अलोन प्राइस पे इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज इन स्कोप प्लस स्टैंड अलोन प्राइस होना चाहिए। वो कंडीशन हमारे यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इफ देर इज मॉडिफिकेशन आइदर ड्यू टू इंक्रीज इन स्कोप और डिक्रीज इन स्कोप और चेंज इन कंसिडरेशन, देन सच मॉडिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज चेंज इन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएंगे। तो इस केस में
मॉडिफिकेशन के इस केस में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या काउंटिंग करेंगे। इफ स्कोप लीज इन इस स्कोप ऑफ लीज इज इंक्रीज और कंसिडरेशन इज चेंज। पहला केस है कि स्कोप में जो है ना इंक्रीज हो गया और कंसिडरेशन भी चेंज हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे, कैलकुलेट करना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी एज पर मॉडिफाइड टर्म्स। स्टेप 2 में क्या करेंगे, कैलकुलेट बुक वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट में निकालना पड़ेगा और स्टेप 2 में, और स्टेप 3 में स्टेप 1 माइनस स्टेप। जैसा अभी हम पहले करते आए हैं, प्रेजेंट वैल्यू मॉडिफाइड टर्म के अकॉर्डिंग निकालेंगे। बुक वैल्यू जो दे रखा होगा या कैरिंग अमाउंट दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा, तो हमें खुद से निकालना होगा कैरिंग अमाउंट। और स्टेप 3 में इन दोनों को आप लेस करके ये हमारा निकल जाएगा। जो भी मॉडिफिकेशन की वजह से ROU में जो चेंज आएगा वो उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे ROU में। अंडर मॉडिफाइड टर्म्स डिस्काउंट फैक्टर जो है ऑलवेज रिवाइज होता है, न्यू रेट ऑफ मॉडिफिकेशन देते हैं। अंडर मॉडिफाइड टर्म डिस्काउंट फैक्टर विल ऑलवेज बी रिवाइज। डिस्काउंट फैक्टर मॉडिफिकेशन के कारण डिस्काउंट फैक्टर ऑलवेज रिवाइज होता है। न्यू रेट ऑन मॉडिफिकेशन डेट, न्यू रेट जो होगा हम मॉडिफिकेशन डेट का लेंगे। आइए इस बातों को क्वेश्चन 34 के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। 34 क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस कर रखा है हम लोगों ने, अब 34 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 34 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। मैं रीड करता हूँ। मॉडिफिकेशन दैट इंक्रीज इन स्कोप ऑफ लीज बाय एक्सटेंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म। ए लेसी इंटर इनटू 10-year लीज फॉर 5000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस। एक लीज कॉन्ट्रैक्ट है 5000 स्क्वायर मीटर का, 5000 स्क्वायर मीटर का लीज कॉन्ट्रैक्ट है। एनुअल लीज पेमेंट जो है उसका वो 1 लाख रुपया है। एनुअल लीज पेमेंट 1 लाख रुपया, ठीक है, पेबल एनुअली। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कैन नॉट बी रेडली डिटरमाइंड। लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट द कमेंसमेंट डेट इज 6%। और डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हम लेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो 6% है। एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 6, एट द बिगनिंग ऑफ, ये टोटल है हमारा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 10 years का कॉन्ट्रैक्ट है टोटल। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 10 years का है। और फिर क्वेश्चन आगे कहता है एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 7, 7वें साल के आरंभ में, मान लीजिए ये 7 years है, ये टाइम स्केल डायग्राम है। 7 लेसी एंड लेसर एग्री टू अमेंड, 7वें साल में अमेंडमेंट होता है एग्रीमेंट में। और एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म बाय 4 year, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म को 4 साल और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 4 साल यहाँ आ गई तो अब 14 साल है, पहले 10 साल था, अभी 14 साल। ये घटना कब घट रही है, 7वें साल के बिगनिंग में, एट द बिगनिंग ऑफ 7th ईयर। द एनुअल लीज पेमेंट आर अनचेंज। एनुअल लीज पेमेंट जो है पहले भी 1 लाख था, अब भी इस पीरियड के लिए 1 लाख ही रहेगा, ठीक है, 1 लाख 7 to 14 ईयर्स के लिए। लीज लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट जो है हमारा पहले 6% था, अब ये 7% हो गया। तो इस मॉडिफिकेशन को कैसे काउंट फॉर करेंगे ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार फिर से। पहले हमारा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था 5000 स्क्वायर मीटर का, उसमें 1 लाख रुपये एनुअल लीज पेमेंट था। अब 7th ईयर की बिगिनिंग में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टर्म बढ़ा के 10 साल से 14 साल कर दिया गया। लीज पेमेंट वही है, ये 1 लाख एनुअली, और डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है 7% है। तो मॉडिफिकेशन हुआ, लीज टर्म बढ़ गया, मॉडिफिकेशन हुआ, और प्राइस वही है। ये क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखा कि स्टैंड अलोन प्राइस है या कैसे है, तो हम इसे सेकेंड वाला केस मानेंगे, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में चेंज मानेंगे, ठीक है। पर दिस इज मॉडिफिकेशन, क्योंकि इसमें हमारा स्कोप जो पहले से पता नहीं था कि वो चेंज होना, अब ये स्कोप 10 साल से बढ़ा के 14 साल कर दिया गया।
तो आपको बताना है कि इस मॉडिफिकेशन को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, बुक्स में क्या एंट्री करने वाले हैं हम लोग, इसे आपको बताना। तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवाइज टर्म के अकॉर्डिंग। लीज लायबिलिटी रिवाइज टर्म के अकॉर्डिंग हमारा जो लीज पेमेंट हो जाने वाला है 7 से 14 ईयर तक जाने वाला है, 7 to 14 ईयर, जैसा कि हमने अभी बताया था 7 to 14 ईयर। अभी 10 साल तक का था, हमने बढ़ा के 14 साल कर दिया था। तो ये 7वें साल में हुआ था। तो 7 से 14 ईयर में जो लीज पेमेंट जाएगा कितना जाएगा, 1 लाख रुपया पर एनम जाएगा रहा। और एन्युटी फैक्टर हमारा नया वाला 7% हो गया। तो 7% एन्युटी फैक्टर से जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा, एन्युटी फैक्टर जो आएगा वो 5.97। कैसे निकालना है, ये 1 डिवाइडेड बाय 1.07 करना है। जो वैल्यू निकल के आएगी ऐसे 7 साल के लिए कैलकुलेट करना है, 7 साल के लिए। फिर इसका समेशन करना है, सम करना है। ये सम करने के बाद आप पाएंगे ये 5.97 बना है। तो एन्युटी फैक्टर 5.97, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल के आ गई 5,97,100। तो ये क्या हो, वैल्यू निकल के आ गई, लीज लायबिलिटी निकल के आ गई एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, मतलब 7th ईयर के बिगिनिंग की 7th ईयर के बिगिनिंग पे ये नए टर्म्स के अकॉर्डिंग, न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई लीज लायबिलिटी की, जो हम 14 साल तक पे करेंगे। 14 साल तक 7 लाख रुपया पे करेंगे, 1 साल पर ईयर है। तो 7 साल में 7 लाख रुपया पे करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 लाख पे करेंगे। 7 to 14 ईयर्स तक 8 लाख पे करेंगे। 8 लाख की आज की वैल्यू 5,97,100 है। ठीक है। अब स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या करने वाले हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना है ओल्ड टर्म के अकॉर्डिंग एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑन मॉडिफिकेशन डेट पर। मॉडिफिकेशन डेट पर हमारे बुक्स में जो क्या वैल्यू आ रही है उसे कैलकुलेट करना होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ओल्ड टर्म के अकॉर्डिंग 10 साल का हमारा ओल्ड टर्म है। पहले हमारा 10 साल था, 1 लाख रुपये पर एनम जाना था। हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर पहले का कितना था, डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% था। 6% पे ये जो एन्युटी फैक्टर निकल के आएगा 7.360 और उसका वैल्यू निकल के आएगा 7,36,000 निकल के आएगा। तो ओल्ड टर्म के अकॉर्डिंग जो ROU होगा 7,36,000 और लीज लायबिलिटी होगा 7,37,000। ये कब वैल्यू निकल रही, ये वैल्यू निकल के आ रही एट द बिगिनिंग, तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, फर्स्ट ईयर बिगिनिंग। अब हमें निकालना है इस वैल्यू को 7th ईयर के बिगिनिंग में, 7th ईयर के बिगिनिंग में निकालना है। ये जो वैल्यू निकल के आई है ये फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में है, हमें 7th ईयर के बिगिनिंग की वैल्यू निकालनी है। तो 7th ईयर के बिगिनिंग के वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, हम सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करेंगे। कैसे करेंगे, हर साल इंटरेस्ट कंपोनेंट चार्ज करेंगे और जो भी पेमेंट हमने किया है उसे लेस कर देंगे, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा उस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस। जैसे ओपनिंग बैलेंस हमारा फर्स्ट ईयर का 7,36,000 है, उस पर इंटरेस्ट 6% की दर से चार्ज करेंगे। 6% हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है और 1 लाख रुपया पेमेंट जो हमारा लीज पेमेंट है उसे डिडक्ट करने के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो बचता है वो हमारा बचता है 6,80,000। इस तरह करते करते हम 7वें साल के बिगिनिंग में आ जाएंगे। इस तरह से ये रिपीट करते करते हम 7वें साल के बिगिनिंग में आए। 7वें साल के बिगिनिंग में हमारे वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 3,46,499। 3,46,499 को कंपेयर करेंगे नए टर्म्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी 5,97,000 से कंपेयर करेंगे। 5,97,000 से हम 3,46,000 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, 5,97,000 को 3,46,000 से कंपेयर करने के बाद पहले हमने न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा कितना आ रहा है 5,97,100। न्यू रिवाइज टर्म के अकॉर्डिंग 5,97,100 और ओल्ड टर्म के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है 3,00,000। इसका मतलब है कि हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी और
करस्पॉन्डिंगली एसेट भी बढ़ेगा। तो इनिशियल रिकॉग्निशन हमने किया था 7,36,000 का, और टर्म था हमारा 10 साल, तो हमारा यूजफुल लाइफ कितना हो गया 10 साल। तो 6 साल के लिए हम डिप्रिसिएशन कितना लगा देंगे 7,36,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6, वो 6 साल का निकल के आ जाएगा। और ये बुक वैल्यू ROU की वैल्यू, बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर, ये निकल के आ गई। 7th ईयर के बिगिनिंग में बुक वैल्यू ये निकल के आ गई, ROU की वैल्यू, और लायबिलिटी की वैल्यू ये निकल के आ गई। इतना लायबिलिटी, इतना एसेट है। मॉडिफिकेशन के कारण ये वैल्यू 5,97,100 हो गई, और ओल्ड टर्म के अकॉर्डिंग ये 3,46,000 रह गई थी। तो कितना इंक्रीज हो गया, इन दोनों को आपस में लेस करेंगे तो रह गया 2,50,601 रुपये, 2,50,601। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, लायबिलिटी को बढ़ाएंगे 2,50,000 से, तो लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हमारा एसेट बढ़ेगा सेम अमाउंट से हमने एसेट बढ़ा दिया। तो ROU डेबिट टू लीज लायबिलिटी रिवाइज, हमने लीज लायबिलिटी रिवाइज कर दिया। तो नया एसेट कितना हो गया, पुराना एसेट 2 लाख, पुराना एसेट कितने का था 2,94,400 का था, 2,94,400। नए वाले का वैल्यू इतना है, दोनों को जोड़ देंगे तो नया हमारा रिवाइज ROU निकल के आ गया। इट विल बी डिप्रिशिएटेड ओवर 8 ईयर ड्यूरिंग लीज पीरियड। ठीक है, 7 से 14 साल के बीच में इसको डिप्रिशिएट, 7 से 14 ईयर के बीच में इसे डिप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समराइज करता हूँ। हमने क्या किया, हमने न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी निकाल ली। फिर ओल्ड टर्म के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू निकाल ली, उस डेट की वैल्यू निकाली। उसके लिए पहले हमने इनिशियल रिकॉग्निशन किया, कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी रिवाइज टर्म के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन लीज लायबिलिटी एज पर ओरिजिनल टर्म किया। ओरिजिनल टर्म में डे 1 में हमारा कितना आ रहा था, हमारा डे 1 पे आ रहा था 7,36,000। उसे 7th ईयर के बिगिनिंग पे वैल्यू डिराइव किया हमने, उसके बाद 7th ईयर के बिगिनिंग में। फिर उसके बाद इन दोनों को कंपेयर किया, नए रेट से और पुराने रेट से, न्यू टर्म से ये वैल्यू है, ओल्ड टर्म से ये वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद ये डिफरेंस है। इन डिफरेंस को हमने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर दिया। बहुत सिंपल स्टेप है बेटे, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सॉरी, ये पानी पी रहा था मैं। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36। ये भी स्टडी मटेरियल से हमने लिया है। क्वेश्चन 36, बहुत ही सिंपल है, लीज बहुत ही सिंपल है बेटा, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बस आपको डेटा को ध्यान में रखना है। ये भी मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, लेसी एंटर इनटू 10 ईयर लीज फॉर 5,000। लीज का कितना है, ओरिजिनल टर्म कितना है 10 ईयर्स का है, और एरिया कितना है 5,000 स्क्वायर मीटर। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 मॉडिफिकेशन हो रहा है, बिगिनिंग में 6th ईयर के बिगिनिंग में मॉडिफिकेशन हो रहा है। लेसी एंड लेसर एग्री टू अमेंड द ओरिजिनल लीज फॉर रिमेनिंग 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक, और मतलब 6 साल से 5 साल, 6, 5, 11 साल तक ये लीज चलना है। मतलब ओरिजिनल कितना था, ये 10 साल का था, अब नया वाला बढ़ के कितना हो गया 11 साल हो गया। ठीक है, रिमेनिंग 5 ईयर्स टू रिड्यूस, नहीं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 लेसी एंड लेसर एग्री टू अमेंड द ओरिजिनल लीज फॉर रिमेनिंग 5 ईयर्स। जो 5 साल बच रहा था, 6ठे साल की बिगिनिंग है, तो मतलब 5 साल का अभी हमारा और ये रिमेन रह रहा है। तो 5 साल के लिए रिमेनिंग 5 ईयर जो बच रहा है उसके लिए क्या करना है,
हमें रेंट को रिड्यूस कर देना है। पहले ये 1 लाख है, अब इस पीरियड में रिमेनिंग 5 ईयर में ये 95,000 रुपया रह जाएगा। 95,000 रह गया, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कैन नॉट बी रेडली डिटरमाइन। लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट द कमेंसमेंट डेट, यहाँ पे ये डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% है। लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ओवर ये नया वाला कितना कह रहा है, ये 7% हो जाएगा। द एनुअल लीज पेमेंट आर पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना बेटे, लीज पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर है या बिगनिंग ऑफ द ईयर है। इससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर है तो उस ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 हो जाएगा, अगर एंड ऑफ द ईयर है तो उस डेट का डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज हो जाएगा, जैसे 0.09 अगर 10% पर है तो, ठीक है। हाउ शुड मॉडिफिकेशन बी काउंटेड फॉर? ये मॉडिफिकेशन है क्योंकि हमने लीज के टर्म्स में चेंज कर दिया है। पहले ये 1 लाख था, अब हमने 95,000 कर दिया। ये बिल्कुल न्यू टर्म है, पहले से हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं था, इसलिए रीमेजरमेंट नहीं है, ये मॉडिफिकेशन है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। हमारा टोटल 10 साल का, टोटल जो हमारा है 10 साल का लीज कॉन्ट्रैक्ट था, 10 ईयर्स का था। 5,000 स्क्वायर मीटर के लिए 1 लाख रुपया पर एनम जाता था, 6% का डिस्काउंटिंग फैक्टर था। 6ठे साल के बिगनिंग में हमने ये 95,000 कर दिया और डिस्काउंटिंग फैक्टर 7% लेना है। तो टोटल हमारा अभी लीज पीरियड कितना, 5 साल रह गया। तो अब बताना है कि इस मॉडिफिकेशन को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। बहुत सिंपल है, आइए चर्चा करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे लीज लायबिलिटी एज पर मॉडिफाइड टर्म। मॉडिफाइड टर्म के अकॉर्डिंग हमें लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। मॉडिफाइड टर्म के अकॉर्डिंग हमें लीज टर्म लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 से 10 साल तक हमारा कितना जाने वाला है अब लीज रेंट 95,000। उसका एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 7% कितना हो जाएगा, यह करके देख लेना। 1 डिवाइडेड बाय 1.07 करोगे, वैल्यू आएगी। ऐसे ऐसे टोटल 7 साल के लिए करोगे, फिर उसको आपस में जोड़ोगे, सम निकालोगे इन सब का, तो ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी कितना आ गया। नए टर्म के अकॉर्डिंग न्यू पीरियड के लिए न्यू टर्म्स, ये क्या वैल्यू निकल गया है न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग, न्यू मॉडिफिकेशन टर्म्स के अकॉर्डिंग न्यू पीरियड के लिए, मतलब नए 5 साल के पीरियड के लिए ये हमारा लीज लायबिलिटी निकालना है। अब हमें ओल्ड टर्म के अकॉर्डिंग लीज लायबिलिटी निकालना है एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर। अब फिर इन दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम ओल्ड टर्म के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी। पहले इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे। कैसे करेंगे? 1 से 10 साल तक हमारा पहले कितना टर्म था, 10 साल तक। 1 से 10 साल तक हमारा 1 लाख पर एनम जा रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% है। तो एन्युटी वैल्यू कितना आएगी, एन्युटी 7.36, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,36,000। ये ओल्ड टर्म के अकॉर्डिंग आया, ओल्ड टर्म के अकॉर्डिंग आया, 10 साल के लिए आया। एट द ये जो वैल्यू निकल जाएगा फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग की वैल्यू निकल गई। और हमें निकालना है मॉडिफिकेशन डेट में, मतलब 6th ईयर पे ये निकालना है। तो 6th ईयर पे निकालने के लिए हम इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इस वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर पेमेंट को लेस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इस तरह करते करते हम 6th ईयर के बिगिनिंग पे आ जाएंगे। 6th ईयर के बिगिनिंग पे हमारा ये वैल्यू आएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ये लेंगे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेस पेमेंट करेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इस तरह हम टोटल 5 साल की करेंगे। तो 5वें साल के एंड में जो क्लोजिंग वैल्यू होगी वही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 6th ईयर के बिगिनिंग का। अब मॉडिफिकेशन इम्पैक्ट ऑन वैल्यू चेक करना है। तो ये हमारा ओल्ड वैल्यू कितना आ रहा है, 4,12,225 ये आ रहा, और न्यू वैल्यू कितनी निकल के आएगी, न्यू वैल्यू 3,38,950, 3,89,500 आ रहा। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारा वैल्यू है रिडक्शन ही लीज लायबिलिटी हो रहा है, क्योंकि नए टर्म के अकॉर्डिंग लीज लायबिलिटी घट गई, क्योंकि 95,000 से था नए, ओल्ड में ये 1 लाख था, तो वैल्यू घट गई, लीज लायबिलिटी घट गई, तो लीज लायबिलिटी में रिडक्शन हो गया। लीज लायबिलिटी को डेबिट कर दिया हमने, कोरस्पॉन्डिंगली हमने ROU एसेट को क्रिएट कर दिया, एसेट्स पे हमने
रिड्यूस कर दिया, पेइंग लीव लायबिलिटी रिड्यूस। अब इसी में दूसरा केस है, ये अभी तक तो हमने पढ़ा था केस वन हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? केस वन, इफ स्कोप ऑफ लीज इंक्रीज, अगर लीज का स्कोप इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने लीज का स्कोप इंक्रीज हुआ उस केस में कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, अभी तक हमने वो देखा। अब दूसरा केस है, स्कोप है रिड्यूस होगा, तो उस केस में कैसे करेंगे? केस टू अकाउंटिंग फॉर डिक्रीज इन स्कोप, मतलब स्कोप डिक्रीज कर रहा है, पहले 10 साल का था तो अब 5 साल में ही रह जाएगा। तो उस केस में हम क्या अकाउंटिंग करेंगे उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो ये भी सिंपल है। अब स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं हम लोग? कैलकुलेट करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑन मॉडिफिकेशन डेट। कैरिंग अमाउंट निकालना है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन डेट पे, जिस डेट पे मॉडिफिकेशन हुआ उस डेट पे कैरिंग अमाउंट निकालना है, बुक वैल्यू निकालनी है। स्टेप 2 में निकालना है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का क्या निकालेंगे? लायबिलिटी निकालेंगे और आरयू की फिगर, लीज लायबिलिटी और आरयू दोनों निकालेंगे मॉडिफिकेशन डेट पे। ये किस डेट पे निकालेंगे? जैसे अभी तक निकालते आए ऐसे मॉडिफिकेशन डेट पे निकालेंगे, लायबिलिटी और आरयू निकालेंगे। स्टेप 2 में कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन प्रोपोर्शनेट सरेंडर या रिड्यूस पोर्शन। मान लीजिए कि 50% सरेंडर कर दिया आपने, तो 50% पे वैल्यू निकालेंगे। जैसे पहले ये जो निकल के आ रहा होगा स्टेप 1 में, ये 100% वैल्यू होगा। मान लीजिए आपने स्कोप रिड्यूस कर दिया, पहले मान लीजिए 5000 स्क्वायर मीटर पे आप रेंट पे लिए, आप 2500 स्क्वायर मीटर पे रेंट पे ले लिए, तो स्कोप रिड्यूस हो गया 50%, तो 50% रिड्यूस करके जो वैल्यू आ रही होगी वो कंप्यूट करेंगे। कैलकुलेट, फिर उससे प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे कितना हो रहा है। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन प्रोपोर्शनेट सरेंडर या रिड्यूस पोर्शन अंडर डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट। और स्टेप 3 में जो हम लोग करने वाले हैं, कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी ड्यू टू चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब कैसे होता है अभी हम क्वेश्चन 35 की मदद से देखने वाले हैं। इनकेस इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों दिया हो क्वेश्चन में, तो उस केस में सबसे पहले हम डिक्रीज करेंगे, एडजस्ट करेंगे डिक्रीज को, फिर हम कंसिडर करेंगे इंक्रीज वाला फैक्टर। अभी अब सबसे पहले हम डिक्रीज एंड स्कोप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। इसमें क्या करना है, एक बार फिर से समराइज करता हूँ। हमने क्या करना है, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकालना है, जिससे हम निकालते आए हैं मॉडिफिकेशन डेट पे, कोई चेंज नहीं है उसमें। फिर उस कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करेंगे प्रोपोर्शनेट वैल्यू से। अगर 50% का हमारा रह गया नया स्कोप, तो 50% वैल्यू से एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू निकालेंगे। जितना प्रॉफिट और लॉस है, मान लीजिए लायबिलिटी घट गई है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ गई है तो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी ड्यू टू चेंज इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, आइए क्वेश्चन की मदद से हमें बेटर क्लियरिटी आइए। 35, क्वेश्चन नंबर 35। ये डिक्रीज का क्वेश्चन है, डिक्रीज है स्कोप में। लेसी एंटर इनटू 10 years लीज फॉर 5000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस एनुअल। ये जो हमारा लीज कॉन्ट्रैक्ट है ये 10 साल का है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है। ये कितने स्क्वायर मीटर का है? 5000 स्क्वायर मीटर का है। एनुअल लीज पेमेंट कितना जाएगा? 50,000 रुपये एनुअल लीज पेमेंट जाएगा। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट कितना दे रखा है इस डेट पे? 6% है। कैन नॉट बी डिटरमाइन लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कितना? 6% है। एट बिगनिंग ऑफ 6 ईयर, 6 साल में क्या, एट द बिगनिंग ऑफ 6 ईयर क्या हो गया? इसीलिए सर एग्री टू अमेंड द लीज कॉन्ट्रैक्ट, रिड्यूस द स्पेस। अब स्पेस कितना रह गया हमारा? 2500 स्क्वायर मीटर ओरिजिनल स्पेस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 6, मतलब 6 ईयर के बिगनिंग में हमारा ये जो स्कोप था रिड्यूस कर दिया गया, 5000 से 2500 हो गया स्क्वायर मीटर। एनुअल फिक्स लीज पेमेंट अब कितना जा रहा है? पहले ये 50,000 जा रहा था, अब ये इस पीरियड में कितना जाएगा? इस पीरियड में अब ये जाएगा 30,000, क्योंकि हमारा स्कोप रिड्यूस हो गया।
जैसे इंक्रीमेंटल बोरोइंग अब कहता है कि पहले 6% था, अब ये 5% हो गया, तो मॉडिफिकेशन मालूम करना है कैसे अकाउंट कोड करेंगे। क्वेश्चन समझिए बेटे एक बार फिर से। क्वेश्चन आपने समझ लिया तो समझ लीजिए, आधा सॉल्यूशन आपने तो उसी समय कर लिया। सबसे पहले जो हमारा दिया मेरे को दे रखा है, ये लीज टर्म कितने साल का है, 10 साल का है। ओरिजिनल 5000 स्क्वायर मीटर है। लीज पेमेंट रेंटल जो है 50,000 पर एनम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है 6% है, नया वाला 5% है। नया वाला ये 30,000 है और ये 2500 स्क्वायर मीटर है। तो चूँकि ये मॉडिफिकेशन है, क्यों मॉडिफिकेशन है, रीमेजरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल टर्म में ये बात मेंशन नहीं थी। ये इस डेट पे जाके हमें ये नई टर्म्स एंड कंडीशन नई टर्म्स एंड कंडीशन किया, तो इसीलिए मॉडिफिकेशन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज किया, तो दिस इज फॉर मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे अकाउंटिंग करते हैं। क्वेश्चन 35 था, कैलकुलेट करेंगे कैरिंग अमाउंट। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है। कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है, क्या निकालेंगे इससे, लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी निकालेंगे। आरओई कब निकालेंगे, मॉडिफिकेशन डेट पे, दैट इज 6th ईयर के बिगिनिंग पे। 6th ईयर के बिगिनिंग पे निकालेंगे कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, इसका मतलब ओल्ड रेट के हिसाब से निकालेंगे। ओल्ड रेट कितना था, 6%, 50,000 पर एनम जाना है। 1 से 10 साल तक, 10 साल का हमारा लीज पीरियड है, ओरिजिनली 10 साल है। तो इस तरह से हमने 3,68,100 निकाल दिया, और 6th ईयर की बिगिनिंग में ये निकल के फिगर आ गई, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड पेमेंट रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। तो हम निकाल के आ गए 6th ईयर की बिगिनिंग में 2,10,613। 2,10,613 ये हमारा लीज लायबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ये तो लीज लायबिलिटी आ गई, ये लीज लायबिलिटी है। अब हमें एसेट की वैल्यू निकालनी है, आरओई। तो 3,68,600 जो है हमारा लीज लायबिलिटी उतना ही एसेट है। इसको 5 साल के लिए डिप्रिशिएट करेंगे। 50% डिप्रिशिएट करने के बाद ये हमारा 1,84,000 रहेगा। कैसे आएगा, इसको लाइफ ने 10 साल माना है, तो 5 साल की डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद ये वैल्यू 1,84,500 रहेगी। तो 1,84,500 वैल्यू निकल के आ गई एसेट की, और ये लाइबिलिटी की जो वैल्यू निकल के आ गई, वो वैल्यू निकल के आ गई 2,10,613 और 1,84,000 एसेट की। ये दोनों हमारे लिए काम की वैल्यू है, ठीक है। अब हम करेंगे जो हमारा प्रोपोर्शनल डिक्रीज है, वो डिक्रीज करेंगे। लाइबिलिटी में भी डिक्रीज हो रहा है और एसेट में भी डिक्रीज हो रहा है। कैसे होगा, हमारा लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट कितना है, 2,10,613। 2,10,613 कैरिंग अमाउंट लाइबिलिटी का। 50% हमने सरेंडर कर दिया। कैसे, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 2,500। 50% हमने सरेंडर कर दिया, तो हमारा 50% वैल्यू कितना हो गया, 1,05,307। 50% लेस करने के बाद 50% हमारा वैल्यू ये निकल गया। सिमिलरली 50% डिप्रिसिएशन कटने के बाद 50% हमारा वैल्यू 92,000 रह गया। हमने क्या किया स्टेप 2 में, स्टेप 2 में प्रोपोर्शनेट वैल्यू एसेट और लायबिलिटी की निकाली। प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितने स्क्वायर मीटर का हमारा लीज रह गया। कितने स्क्वायर मीटर का रह गया था, और ये 2500 स्क्वायर मीटर का रह गया। पहले ये कितना था, पहले ये 5,000 था, अभी हमारा 2500 रह गया। तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू 2500 स्क्वायर मीटर का हमने ये निकाले। 2500 डिवाइडेड बाय 5,000, ये कितना है, 1/2, दैट इज 50%। 50% वैल्यू रह गई। 50% पे ये लीज लायबिलिटी इतना है, लीज एसेट की वैल्यू इतनी है। तो हम लोग 50% को रिड्यूस करेंगे, कैंसिल करेंगे अपने बुक से। तो लायबिलिटी को हमने जो ज़्यादा रिकॉर्ड करके रखा था, हमने मॉडिफाई कर दिया अपने एसेट और लायबिलिटी को। अब ये वैल्यू कितनी रह गई, अब ये वैल्यू जो रह गई 50%, 1,05,000 ही रह जानी है। तो हमारा मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी कितना हो गया, हमारा जो लीज लायबिलिटी पहले रिड्यूस कीजिए बुक से उतना। एसेट को रिड्यूस करना है 92,000 रिड्यूस करना है, 92,000 से एसेट को रिड्यूस करना है, और
लीज लायबिलिटी कितना से रिड्यूस हो रहा है, 1,05,306 से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, 50% रिड्यूस हो रहा है। जो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो प्रॉफिट और लॉस आएगा। इस केस में लायबिलिटी हमारा ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, एसेट कम रिड्यूस हो रहा है, तो इस केस में हमारा ये प्रॉफिट होगा। बीइंग कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर 2500 स्क्वायर मीटर, इस केस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, लायबिलिटी ज़्यादा रिड्यूस हो रही है, ठीक है। बैलेंस जो हमारा एसेट कम रिड्यूस हो रहा है, तो इस वजह से जो बैलेंस फिगर है हमारा प्रॉफिट आ गया, तो इसे P&L में ट्रांसफर कर देंगे। इतना हमारा P&L हो गया ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ लीज लायबिलिटी। अब स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं हम लोग, मॉडिफिकेशन इम्पैक्ट ऑन लीज लायबिलिटी। स्टेप 3 में क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन इम्पैक्ट ऑन लीज लायबिलिटी पे मॉडिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट है। मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी कितना हो गया, अब हमारा कितना जाने वाला है, 30,000 रुपये न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग, और नए रेट के अकॉर्डिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आ गया, ये न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग कितना आ गया, 4.329। तो मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी इतना हो गया। और कैरिंग अमाउंट पोर्शन कितना था आफ्टर 50% रिडक्शन, इतना है लीज लायबिलिटी। तो नए के अकॉर्डिंग हमारा कितना हो गया, इतना, और पुराने के अकॉर्डिंग इतना लीज लायबिलिटी, तो हमारा लीज लायबिलिटी इतने से बढ़ गया। तो हमें इस बढ़े हुए लीज लायबिलिटी को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, बीइंग ROU एंड लायबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू मॉडिफिकेशन फॉर कंटिन्यूइंग पोर्शन, ठीक है। क्या किया, फिर से आपको समराइज करता हूँ। सबसे पहले हमें कैरिंग अमाउंट निकालते थे, जैसे मॉडिफिकेशन डेट पर, वैसे हमने कैरिंग अमाउंट निकाल लिया। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी निकाल लिया एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो एसेट की वैल्यू ये आ गई, ये लायबिलिटी की वैल्यू आ गई, और एसेट की वैल्यू डिप्रिसिएशन करने के बाद ये आ गई। इन दोनों को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया, सरेंडर वैल्यू जितना है प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करने के बाद ये वैल्यू निकल के आ गई एसेट और लायबिलिटी की। जो भी वैल्यू डिक्रीज हुई उसको हमने बुक से हटा दिया, इतने को हमने रिड्यूस कर दिया, लायबिलिटी को इतने से रिड्यूस कर दिया, एसेट को इतने से रिड्यूस कर दिया, तो बैलेंस फिगर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ गया। इसे P&L में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो ये जो रिड्यूस वैल्यू निकल के आ गई एसेट और लायबिलिटी की, इसको कंपेयर करना है मॉडिफाइड टर्म के अकॉर्डिंग। तो मॉडिफाइड टर्म्स के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी आ गई, इतना आ गई, और ओल्ड टर्म के अकॉर्डिंग जो कैरिंग अमाउंट है 50% पोर्शन का, अभी तो हमें ये वैल्यू जो निकल के आ गई है 100% टर्म के अकॉर्डिंग है। आफ्टर रिडक्शन ये 50% वैल्यू जो निकल के आ गई 1,00,000, 50% यही है ना, 1,05,307। तो 1,05,307 को हमने घटाया तो ये निकल के आ गई इंक्रीज इन लायबिलिटी। उसे हमने बुक्स में अपनी लायबिलिटी को उस वैल्यू से बढ़ा लिया, ठीक है, उस वैल्यू से बढ़ा लिया। तो बीइंग ROU एंड लायबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू मॉडिफिकेशन, सिंपल है, स्टेप्स वही है, पर इसमें है एडिशनली हमने क्या किया, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया एसेट एंड लायबिलिटी को, बिकॉज हमारा स्कोप भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 37, क्वेश्चन 37 ये कह रहा है मॉडिफिकेशन दैट बोथ, इसमें है हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक साथ देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसमें दोनों एक साथ है, इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है। तो आइए रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना होता है बेटे, इससे आधा सॉल्यूशन तो हमें रीड करते समय ही पता चल जाता है क्वेश्चन में क्या सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो आइए, लेट्स सी एंटर इनटू ए 10 ईयर लीज, लीज जो है 10 ईयर्स का, ओरिजिनली जो विदाउट मॉडिफिकेशन ये 10 ईयर्स है, ठीक है। फॉर 2000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर के लिए, एनुअल लीज पेमेंट कितना जाना है, 1,00,000 रुपये जाना है,
ये हमें नोट करना है टाइम स्केल डायग्राम पे, जिससे हमें क्वेश्चन समझने में आसानी होती है। 1,00,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, ये ध्यान रखिए, एट द एंड ऑफ ईच ईयर है कि एट द बिगनिंग। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर 1,00,000 रुपये, ठीक है, पर एनम। इंटरेस्ट रेट इस डेट का कितना दे रखा है, 6%, नोट कर लिया। एट द बिगनिंग ऑफ 6 ईयर क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, अमेंड किया। इसमें क्या है कि एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर, ये 2000 था, तो अब ये 3500 स्क्वायर मीटर हो गया बिगिनिंग ऑफ इस डेट पे 6th ईयर पे 3500 स्क्वायर मीटर हो गया, 2000 प्लस 1500 हो गया, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ 6 ईयर। और रिड्यूस लीज टर्म कर देना है, लीज टर्म को हमने रिड्यूस कर देना है। तो नया लीज टर्म मान लीजिए ये 8 ईयर है, पहले 10 साल था, अब ये 8 ईयर है, 8 ईयर हो गया, अब ये 8 साल हो गया। तो पहले ये 10 साल का था, अब ये 8 साल ही रह गया। चेंज क्या है, हमने पहले बढ़ाया अपने स्कोप को, पर लीज टर्म को हमने घटा दिया, ये चेंज है। और लीज रेंटल जो है वह है अब 1,50,000 रुपये लीज रेंटल पर, पहले ये 1,00,000 जा रहा था, अब 1,50,000 जाएगा। और नया वाला जो रेट दे रखा है क्वेश्चन में 7% दे रखा है। कंसिडरेशन फॉर इंक्रीज इन इसको 1500 स्क्वायर मीटर स्पेस इज नॉट कमेंसुरेट विद द स्टैंड अलोन प्राइस। ये क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में बता दिया, इसका क्या मतलब है, ये स्टैंड अलोन, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसका यही जस्ट मीनिंग है। क्वेश्चन ने पहले क्लियर कर दिया। कंसिडरेशन फॉर इंक्रीज इन स्कोप ऑफ 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ इज नॉट कमेंसुरेट विद द स्टैंड अलोन प्राइस फॉर दैट इंक्रीज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका ये मतलब है कि ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मॉडिफिकेशन के कारण एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंज है। केस 2 है हमारा, ठीक है। पहला था मॉडिफिकेशन 2 टाइप का था ना, पहला मॉडिफिकेशन था कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो, दूसरा है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंज हो, तो ये दूसरा वाला है, ठीक है। इसका ये मतलब है लेसी डज नॉट अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन स्कोप दैट एड्स द राइट टू यूज एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर एज ए सेपरेट लीज। सेपरेट लीज हमें करना भी नहीं है, ठीक है। हाउ शुड द सेड मॉडिफिकेशन बी काउंटेड फॉर। अब इसकी काउंटिंग क्या करेंगे बुक्स में, ये सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कह रहा है ओरिजिनल जो टर्म था 10 साल का लीज टर्म हुआ, जिसका 2000 स्क्वायर मीटर के लिए था, ओरिजिनली 1,00,000 रुपये पर एनम जाना था, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब हमने 2000 से बढ़ाकर 3500 कर दिया स्क्वायर मीटर पर, टर्म्स को हमने घटा दिया, 10 साल की जगह 8 साल कर दिया। और लीज पेमेंट है अब 1,00,000 से बढ़ा के 1,50,000 कर दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% कर रहा है। इन मॉडिफिकेशन को आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटे आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, वो हम आप सीखने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वही हमारा फर्स्ट स्टेप, जो हमने स्टेप बताया बेटे वो स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, आपको सुविधा होगी। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया इनिशियल रिकॉग्निशन करना है। इनिशियल रिकॉग्निशन इस वैल्यू को 6th ईयर के बिगनिंग में लेके आना है। 6th ईयर के बिगनिंग में मॉडिफिकेशन डेट की वैल्यू हमें कंप्यूट करना है। पहले इनिशियल रिकॉग्निशन करना है। इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब लीज कॉन्ट्रैक्ट के डेट पे वैल्यू हमने लीज लायबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू को फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करके 6th ईयर की वैल्यू में लेके आनी है, मॉडिफिकेशन डेट की वैल्यू लेके आनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है इनिशियल रिकॉग्निशन, फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, इस मॉडिफिकेशन डेट पे वो वैल्यू निकालनी है। तो 1,00,000 तक हमारा लीज रेंट था और 6% की दर से 7 ईयर्स तक जाएगा। उसका नेगेटिव फैक्टर कितना हो गया 7.36। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना निकल के आएगा लीज लायबिलिटी 7,36,000। 10 लाख जो जाएगा 1,00,000 रुपया पर एनम की दर से 10 साल तक 10 लाख रहेगा। आज के डेट पे बुक्स में उसकी लायबिलिटी कितनी हो गई 7,36,000, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इनिशियल रिकॉग्निशन इस वैल्यू से असेट को रिकॉर्ड कर देंगे, इस वैल्यू से हमारी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करें। RIO डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, इनिशियल रिकॉग्निशन हो गए। फिर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इस वैल्यू में। ये जो वैल्यू हमारी निकल के आ गई इस वैल्यू पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है 6%। फिर हमें पेमेंट को लेस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा।
ये इंटरेस्ट को हम पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, इस इंटरेस्ट को हम पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गई, वो सेकेंड ईयर की ओपनिंग में आ गई। इस तरह से करके हम सिक्स्थ ईयर के ओपनिंग पे पहुंच जाएंगे। तो सिक्स्थ ईयर के ओपनिंग पे मॉडिफिकेशन डेट पे ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई, लीज लायबिलिटी की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है, जैसे अभी तक करते आ रहे थे। आगे बढ़े। अब स्टेप 3 में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इन ROU एसेट इन द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर। अभी हमने लीज लायबिलिटी निकाला, ये जो फिगर आई लीज लायबिलिटी निकाला। अब एसेट का जो बैलेंस की फिगर वो निकालेंगे। तो हमारा जो बिगनिंग डेट पे कितना रिकॉर्ड किया था, 7,36,100, 7,36,000। तो डिप्रिसिएशन करेंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, यह घटाने के बाद 3,68,000। कैसे डिप्रिसिएशन निकाला है, टोटल लाइफ हमने कितनी मान ली, 10 ईयर्स, क्योंकि 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। और 5 साल के लिए डिप्रिसिएशन निकालेंगे, क्योंकि हमें 6th ईयर की बिगिनिंग में वैल्यू निकालना है। तो 5 साल का डिप्रिसिएशन निकालने के बाद, 5 साल की डिप्रिसिएशन लगाने के बाद ये वैल्यू निकल के आधी हो गई, 7,36,000 का आधा 3,68,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने अभी तक क्या किया, एसेट्स को मॉडिफिकेशन डेट की वैल्यू ले ली और लायबिलिटी की मॉडिफिकेशन डेट की वैल्यू ले ली। ये एसेट है और ये लायबिलिटी है। ठीक है, और फिर अब ये मॉडिफाइड टर्म के अकॉर्डिंग निकालना है, ये चीज़ को मॉडिफाइड टर्म के अकॉर्डिंग निकालना है। स्टेप 4 मॉडिफिकेशन इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये पहले, सबसे पहले अगर एडिशन और इंक्रीज भी होता है स्कोप में, डिक्रीज भी होता है, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, डिक्रीज इन लीज पीरियड निकालना। डिक्रीज के हिसाब से पहले एडजस्टमेंट करना। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में एडिशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्कोप दोनों दे रखा हो, तो सबसे पहले हमें डिक्रीज वाला वैल्यू निकालना है। तो डिक्रीज इन लीज पीरियड हो गया 10 साल से 8 साल, तो 8 साल रह गया, तो 6, 7, 8 3 साल की 6th ईयर की बिगिनिंग हुआ। तो 6, 7 और 8 3 साल की हमें लीज लायबिलिटी निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हर साल 1 लाख रुपया जाएगी, चेंज नहीं है इसमें। हर साल एक हमारा नया वाला रेट जो निकल के आ गया वो 6% है। नया वाला 6% है, पुराना वाला भी 6% है। इस 6% पे हमें निकालना है। तो इसके लिए लायबिलिटी कितना आ गया, 2,67,300। क्या किया हमने, 6, 7, 8 जो 3 साल रिमेनिंग पीरियड रह गया एज पर मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट। हमने क्या किया था, ये 10 साल था और हमने 8 साल कर दिया था। तो ये कब किया, 6th ईयर के बिगिनिंग में। तो 6, 7 और 8, 1, 2, 3 साल के लिए हमें ये निकालना है। तो 3 साल के लिए ये हमारा हर साल जाने वाला कितना, 1 लाख रुपये। उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये दे रखा है 6% पे। तो प्रेजेंट वैल्यू लायबिलिटी कितनी आ गई, 2,67,300। तो अभी से कंपेयर करना है, 2,67,000 नया वैल्यू आ गया 300। ओल्ड वैल्यू कितना आ रहा था, ओल्ड वैल्यू ये है 4,21,000, 4,21,100, 4,21,125, 225। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद कितना आ गया वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद नया वैल्यू आगे निकल के आ गई हमारी 1,53,925। ये ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है, दोनों को घटाने के बाद ये वैल्यू है। इतना वैल्यू को, न्यू वैल्यू को हमें बुक्स में रखना है। और ये जो वैल्यू है ये 1,53,925 है, इसको कैंसिल करना है। हमारी कैरिंग अमाउंट जो है वो ये आ रही होगी बुक्स में, कैरिंग अमाउंट ये आ रही होगी, उसमें से इतना को लेस कर देना है और रिमेनिंग इतना हमारा बुक्स में रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एसेट में करेंगे। एसेट हमारा कितना आ रहा है, 3,68,000 पे आ रहा है, 3,68,000 पे 3 साल के लिए डिप्रिसिएशन कितना का दे देंगे, 3 साल के लिए कितना बच जाएगा, ये इतना बच जाएगा 3,68,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 साल का डिप्रिसिएशन देने के बाद हमारे टोटल कितना टर्म था, 5 साल। अब कितना रह गया, 3 साल। 3 साल का डिप्रिसिएशन करने के बाद एक वैल्यू इतना निकल गया है, 3,68,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। ये एसेट की वैल्यू इतनी रह गई। तो हमारी एसेट की वैल्यू कितनी रह गई, एसेट्स की वैल्यू 3,68,000 आ रहा था, उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, 5 साल के लिए
ठीक है। टोटल लाइफ हमारी कितनी रह गई? टोटल लाइफ हमारी अब 3 साल रह गई, तो 3 साल की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 3 साल ये निकल के आ गया, इतना वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे। तो हमें एसेट, तो हमें ओरिजिनल कितना कैंसिल करना है? लाइबिलिटी को 1,53,925 से कैंसिल करना है, और एसेट्स को कितने से कैंसिल करना है? 1,47,000। 1,47,000 से एसेट को कैंसिल करना है एज पर न्यू टर्म्स के अकॉर्डिंग। एसेट्स को इतने से हमें कैंसिल करना है, हमने ये कैंसिल करना। बैलेंस जो आ गया, बैलेंस फिगर, वो गेन और लॉस आ गया। तो ये आ गया बीइंग स्कोप ऑफ लीज रिड्यूस फ्रॉम 10 ईयर टू 8 ईयर। हमने कैसे किया? रिड्यूस पीरियड का हमने लीज लायबिलिटी निकाला प्रेजेंट वैल्यू टर्म में 6th ईयर के बिगिनिंग में, फिर उसका एसेट्स का वैल्यू निकाला 6th ईयर के बिगिनिंग में। 6th ईयर के बिगिनिंग में कितना आएगा? 5 साल का डिप्रिसिएशन घटाइए आप, और 5 साल का डिप्रिसिएशन घटाने के बाद 3 साल का आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, अब रीमेजरमेंट करना है। अब रीमेजरमेंट करना है क्यों? अब रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए रीमेजरमेंट करना है। कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड का रह गया? 10 साल से घट के अब 8 साल रह गया। प्रेजेंट वैल्यू लीव लायबिलिटी एट द रेट ऑफ 7% फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए ये रह गया। ये जो हम कर रहे हैं, ये रीमेजरमेंट कर रहे हैं। अब रीमेजरमेंट पे कितना रह गया? ये 7% है नया वाला रेट, और नया वाला टर्म्स कितना है? 3 साल। लीव लायबिलिटी हमारी कितनी जाएगी? 1,00,000 रुपये। 7% की दर से एन्युटी फैक्टर 3 साल के लिए अलग अलग ये इतना आएगा। इनको आपस में जोड़ के लीज लायबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी 6% पे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितना है निकल के आ गया? 2,67,300। 2,67,300 ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी निकल के आ गई। 2,67,300। ठीक है, 2,67,300। ठीक है, इतना रखना था। ये हमारे बुक्स में ये इतना है, 2,67,300 ये आ गया यहाँ से। ठीक है, 6% पे ओल्ड रेट पे ये है, न्यू रेट पे लीज लायबिलिटी ये है, दोनों का डिफरेंस ये है। इसको रिवर्स करेंगे बुक से रिवर्स की एंट्री ये रहेगी। लीज लायबिलिटी का ऑन डेबिट टू आरओ एसेट 4,900। रिवाइज लायबिलिटी कितनी होगी? 2,67,900 में 4900 घटा देंगे तो रिवाइज लायबिलिटी हमारी इतनी बच जाएगी। और रिवाइज एसेट हमारा कितना बच जाएगा? हमारा जो एसेट था इतना में इतना घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो इतने से एसेट और लायबिलिटी दोनों हमने रिड्यूस करना है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है? इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें 1500 स्क्वायर मीटर इंक्रीज भी है, तो 1500 स्क्वायर मीटर इंक्रीज की क्या एंट्री करनी है? अब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एडिशनल लायबिलिटी 5,000 स्क्वायर मीटर का। नहीं, ये जो है 50,000 जा रहा है ना, 50,000 जा रहा है। नया वाला कितना हो गया? नया वाला जो है हमारा पहले ये 1,00,000 था, अब 1,00,000 से 1,50,000 हो गया। तो कितना चेंज हो गया? 50,000 रुपया बढ़ गया हमारा। तो उस बढ़े हुए फिगर का हमें निकालना है, क्या इम्पैक्ट आएगा? तो 50,000 रुपये जाएगा, और नया वाला रेट कितना दिया हुआ? 7% दिया हुआ। तो उसका एन्युटी फैक्टर निकल के आ गया 2.64। 50,000 जाना है, 3 साल के लिए जाना, तो ये निकल के आ गया उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल लायबिलिटी। वो हम बुक्स पे रिकॉर्ड करें, आर यू एसेट टू लीव लायबिलिटी। ठीक है, बहुत सिंपल है। इतने से हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो हमारा एसेट और लायबिलिटी कितना हो गया? यहाँ पर हमारा एसेट और लायबिलिटी फिर से रिवाइज हो गया। 2,15,900 प्लस 1,31,200, ये इतना से बढ़ गया हमारा। इतना से हमने एसेट और लायबिलिटी दोनों बढ़ा गया। ठीक है, एसेट हमारा इतना था, जो डिक्रीज करने के बाद ये एसेट था, फिर इंक्रीज करने के बाद ये हो गया, दोनों बढ़ा के ये हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समराइज कर दूं आपको हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? इनिशियल रिकॉग्निशन जैसा करते आए वैसा किया हमने।
मॉडिफिकेशन डेट पे हमने वैल्यू निकाल ली। मॉडिफिकेशन डेट पे हमने ये वैल्यू निकाल लिया 4,21,125 ये लायबिलिटी की वैल्यू निकल के आ गई, और उसी तरह हमने एसेट्स की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, तो उसकी वजह से जो रिडक्शन हुआ उसे कंपेयर करना है। पहले रिडक्शन का एफर्ट हमने दिया, तो रिडक्शन का एफर्ट डालने के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी रह गई, इतनी 2,67,300 अब रखना है हमें। और हमारा आ रहा है बुक्स में कितना, 4,21,000। तो इसका मतलब लायबिलिटी को रिड्यूस करना है। लायबिलिटी को कितना रिड्यूस करना है, 1,53,925 जो भी फिगर है हमने उसमें से रिड्यूस कर दिया। कॉरस्पॉन्डिंगली हमने एसेट का भी निकाल लिया। 3,68,000 आ रहा था, 3,68,000 आ रहा था आफ्टर डिप्रिसिएशन। हमने 3,68,000 जो आ रहा था ये 5 साल के लिए आ रहा था वैल्यू, हमने 3 साल का निकाला। ये 3,68,000 की जो फिगर है, 3,68,000 की फिगर 5 साल की आ रही थी, हमें 3 साल का ही मालूम करना, तो 2 साल का लेस कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर 1,47,000 हमें रखना है। 1,47,000 लेस करना है, बैलेंस हमें रखना है। ठीक है, एक तो इतना हमने एसेट्स की और लायबिलिटी को घटा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ली जाती नए टर्म्स के अकॉर्डिंग इतना आ रहा है, ली वैल्यू पुराने टर्म्स के अकॉर्डिंग ये इतना आ रहा है। इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी को रिवर्स करना है। ये ज़्यादा था हमारे बुक्स में, ये हमारे बुक्स में ज़्यादा था, अब उसे कम करना है। ठीक है, हमने बुक्स में लायबिलिटी को कम कर दिया, लायबिलिटी को डेबिट कर दिया और आरई को भी उतने से कम कर दिया। कॉरस्पॉन्डिंगली एसेट और लायबिलिटी में चेंज कर दिया। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, लीज कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 1,500 स्क्वायर मीटर पे एक्स्ट्रा हमने जाना है, तो 1,500 स्क्वायर मीटर का हमने एडिशनली बेनिफिट दे दिया। उससे हमने एसेट और लायबिलिटी को हमने एडिशनली बुक कर लिया। ठीक है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि इसे हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने, क्योंकि ये रेट कमेंसरेट विद साइज हमने मान लिया। ठीक है, इसे हमने सेपरेट वैल्यू दे दिया। ठीक है, क्लियर है। पहले हमने वही स्टेप है, पहला स्टेप क्या करना है, ओल्ड वैल्यू निकालो मॉडिफिकेशन डेट की, न्यू वैल्यू निकालो मॉडिफिकेशन डेट पे, ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, दोनों को कंपेयर करो, जो एसेट और लायबिलिटी है वो आपस में बुक्स में एडजस्ट करो। बस सिंपल यही घटना हमने किया। अब आगे कॉन्सेप्ट है दूसरा, लेक्चर के बुक्स में क्या एंट्री करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर। अभी तक जो हमने डिस्कशन लिया है वो लेसी के बुक्स में लिया है। नेक्स्ट डिस्कशन हमारा लेसर के बुक्स में होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे देखना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी।